हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आगे बढ़ते हैं और मैं हूँ आपकी एनोनिमस मेंटर एंड टीचर। तो भाई आगे बढ़ते हैं, हमें करना है आगे का काम, लेकिन पीछे का भूलना कतई नहीं है। इसीलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी इंडेक्स, और जिस इंडेक्स से आपको रिवाइज करना है कि आपने क्या क्या पढ़ा है। आप ही बताइए कि क्या क्या मैंने बताए थे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं याद है तो आप तुरंत की तुरंत रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि कुछ रेसेस होती हैं हमारे इंडिया में, ट्राइब्स के बारे में भी मैंने बताया था, और इवन मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था कि किस तरीके से आपको एक पर्टिकुलर वर्ड याद रखना है। और वो वर्ड अब, क्योंकि हम लोग फिर से रिवीजन कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज आवर फोर्थ क्लास, और फोर्थ क्लास में अगर रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें आपको तुरंत लिखना है दैट कीवर्ड। ओके, मैंने अभी कीवर्ड कुछ भी नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, जिससे आपको हेल्प ना हो और आप एक्टिव रिकॉल करें। तो चलिए फिर इसी के साथ आपको मैं बता देती हूँ कि क्या कीवर्ड था। वो कीवर्ड है ग्रैंड व्हाट, टेल मी ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ, यस। तो भाई ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ, मैं आपको टाइम देती हूँ। ग्रैंड सिंथेसिस आपने याद कर लिया, अगर आपने इसी तरीके से, ये कुछ वर्ड्स होते हैं, देर इज ऑल एवरीथिंग प्ले ऑफ वर्ड। आप किसी को किसी के शब्दों, किसी की सभ्यता से ही जानते हो, है ना। तो बिल्कुल गलत नहीं होगा ये कहना कि अगर आपके वर्ड कुछ अलग होंगे तो आपको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा। ओनली योर वर्ड्स इन द पेपर एंड प्रेजेंटेशन विल ब्रिंग यू टू द प्लेस वेयर यू वांट, उस जगह तक लेकर के आएंगे जहां तक आप जाना चाहते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, एंड दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स में भी मैंने आपको कई सारी चीजें बताई थी। ग्रैंड सिंथेसिस ऑफ व्हाट, मल्टी रेशल जो कल्चर है, मल्टी लिंग्विज्म, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रेशियल, मल्टी एथनिक। ओके, और मल्टी आइडियोलॉजिकल, ये सब बताया था ना मैंने। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए थे मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स सोचिए। देखिए आपको एक तो बहुत रिकॉल करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा, आपको थोड़ी सी इसमें कनेक्टिविटी डालनी पड़ेगी कि एक सुख डाल दिया मैंने आपको, किस तरीके से बताया था, एक स्टोरी के फॉर्म में आपको करना पड़ेगा कि हाँ भाई, आप तुरंत अपने दिमाग में इंडिया की फोटो लेकर के आइए। जो फोटो मैंने आपकी थंबनेल में लगाई थी, उसमें एक इमेज बनी हुई है ना भारत की, तो वो आपको दिमाग में रखनी है। ओके, चलिए फिर बहुत ज्यादा आपको आपका टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ चलते हैं, वरना आप कहेंगे कि बस ये तो रिवीजन के चक्कर में हमारे दिमाग को टक्कर मारती रहती है। चलो फिर, ओके। इसी के साथ देखिए रिवीजन करते रहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी सोच के बताइए क्या होता है। क्या मैं आपको 1 मिनट आपका ले सकती हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो भी बता ही दीजिए, अब इतना इतना आप करते हैं तो, है ना। बताइए, कैरेक्टरिस्टिक बताइए। सोशल इंस्टीट्यूशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, काफी काफी तरीके की चीजें पढ़ी थी। और अक्सर हमें ना थ्योरी, हमें पॉइंट याद करने में टाइम नहीं लगता, हमें मेजरली टाइम लगता है जब कोई बहुत ज्यादा वो आता है, कोई बहुत ज्यादा मतलब आपका कोई पैराग्राफ फॉर्मेट में आता है तो आपको दिक्कत आ रही है। जैसे कि आप अभी ग्रैंड सिंथेसिस याद करने में दिक्कत आ रही थी आपको, है ना, उसमें दिक्कत आ रही थी, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी। तो चलिए अभी याद आ रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको, जल्दी जल्दी बताइए। कास्ट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, और हमने ये भी बताया था कि फंक्शंस ऑफ फैमिली क्या होता है। ओके, इस चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी चीजें हैं। फैमिली आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको जो मॉडर्निटी है, और मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशनलिज्म दोनों साथ साथ देखने को मिलता है। आपको मटेरियलिज्म भी साथ में मिलता है, स्पिरिचुअलिज्म भी मिलता है, बैलेंस रख करके हम लोग रखते हैं। और पैट्रियार्की मिलता है यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है, मल्टी एथनिक है, और फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन, ऑल दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी ना। आप ऐसे करके चलिए, तो उस तरह से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इवन समटाइम्स मैं भी नहीं याद कर पाती हूँ एग्जैक्टली सारी चीजें, पर ये बार बार याद करना पड़ेगा। चलिए, आई होप आपका ज्यादा टाइम ना जा रहा हो। थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे। अब आगे बात करते हैं इंडिया एज मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। सॉरी, मुझे सबसे पहले आपको बताना है जो रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात है। देखिए आपको पता है कि रिलीजियस प्लूरलिज्म का क्या मतलब है, कि बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, नहीं,
कौन कौन से आपके हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सब हमारे देश में मिलते हैं, है ना। तो भाई चलो बात कर लेते हैं रिलीजियस प्लूरलिज्म और उससे निकलने वाली अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ पे काफी सारे मतलब इसको मेल्टिंग पॉट भी बोला जाता है, हमारे यहाँ पे कई सारे रिलीजन में जन्म भी लिया है। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन, तो हमारे यहाँ पे रिलीजन्स आर एग्जिस्टिंग फ्रॉम दी लाइक सम इनिशियल टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं, सम हैव टेकन बर्थ, ओके, some had taken birth here और some came through invasion, ओके। तो इस तरीके से आप वो कर सकते हैं कि नहीं मुस्लिम रिलीजन इन्वेजन से आया, क्रिश्चियनिटी इन्वेजन से आई। इनिशियल लेवल पे हम कह सकते हैं कि कुछ एक जो कि स्वास्तिक था, है ना, हमें स्वास्तिक मिला, पशुपति की सील मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वी कुड से कि हाँ भाई जो कुछ सनातन धर्म के कुछ सिंबल्स हमें होते हैं वो मिलता था, यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। बट लेटर अपॉन जब आर्यन ने इन्वेड किया तो वो हिंदू धर्म में आ गया, एक पर्टिकुलर अलग कल्चर उनका हो गया, ओके। उनके उसमें ज्यादा अधिक से अधिक देवता देव बसने लगे। फिर बर्थ किसने लिया, जैनिज्म बुद्धिज्म ने लिया हमारे यहाँ पे, सिख, ओके। ये सारी हमको यहाँ पे मिलती हैं, है ना। तो हिंदुइज्म का तो जन्म हम यहीं से कहेंगे क्योंकि हमें वो सॉरी सनातन धर्म जो भी बोलते हैं, देखिए सनातन और हिंदुइज्म को वैसे ज्यादातर लोग एक ही साथ मानते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्शन करना अपने लिए थोड़ा टफ होगा, तो इसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात हो गई, ओके। हर एक सिटीजन, अब इसमें आप आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है राइट टू रिलीजन का आर्टिकल, वो है आर्टिकल 25, है ना। फ्रीली प्रोफेस और प्रीच प्रोफेस प्रोपगेट प्रैक्टिस, है ना, 4 P, 4 P's के बारे में बताता है, प्रीच प्रोफेस प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस, इनके बारे में ये बताता है, ओके, आर्टिकल 25। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये रिलीजन से हुआ क्या, आखिरकार रिलीजन हमारे जब हमारे देश में आया तो हुआ क्या। फिर कल्चर अलग 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 हो गए, प्लूरिज्म प्लूरिज्म देखने लगा बहुत सारी जगहों पर, अलग अलग कम्युनिटीज बचने लगी, अलग अलग सोसाइटी, डिफरेंट लोग एक साथ एक जगह एक समय पे मिलने लगे। तो इससे क्या हुआ, तो टॉलरेंस की वैल्यू भी बढ़ी पर वायलेंस भी बढ़ा, कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़े। बट वी आर स्टिल सर्वाइविंग थ्रू आर, मतलब फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं, पर कभी कभी दिक्कत आती है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, क्या पता कि पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन कि भाई we are proud Indians and we say all that, but what if it impacts our sisters and mothers, या जो भी कांड हो जाते हैं हमारे देश में। अब मैं क्या ही बोलूँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इंडिया देखो इनहेंटली हम कह सकते हैं कि मल्टीकल्चरल है, प्लूरैलिटी हमारे यहाँ पे देखी गई है। कैसे देखी गई है हमारे यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि इनहेरेंटली हम अगर बात करें जो इंडस आईवीसी से अगर हम लोग देखें, है ना, आईवीसी से अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे कितनी सारी चीजें मिलती हैं ना, हर एक तरह की चीज आपको मिल जाएगी, प्रीस्ट जैसे मिल जाएंगे, मदर गॉडेस मिल जाएंगी, और मतलब एक कह सकते हैं स्टार्टिंग में भी हम लोग देखा कितना मतलब कितनी सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी। बट यस, इनहेरेंटली कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, दिस इज डिबेटेबल, बट वी वुड से कि इनहेरेंटली है, क्यों, क्योंकि हम लोग इतनी सारी चीजों को अब तक इतने लंबे समय तक सस्टेन करके रखे हुए हैं, ओके। फिर अब हम क्या करते हैं, अगर हमको इतने सारे लोगों को रखना है एक ही जगह पे तो हमें क्या करना होगा, ओके। तो वी विल हैव टू क्रिएट अ काइंड ऑफ बैलेंस, बैलेंस का क्रिएशन करना होगा। और वो बैलेंस कैसे लाया जाता है, बैलेंस हमें लाना पड़ता है उनकी जो डाइवर्सिटी है और जो नेशन का इंटरेस्ट है, ओके। डाइवर्सिटी वर्सेस नेशन इंटरेस्ट, तो भाई उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है रिलीजियस प्लूरिज्म को टैकल, ओके। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा दैट यू हैव टू strike a balance between the two, otherwise it will create a problem, okay। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अब क्या करें, हमने देख लिया कि भाई रिलीजियस प्लूरलिज्म एग्जिस्ट करता है, इन इन कारणों से एग्जिस्ट करता है, हमने इस तरीके से इसको प्रेजर्व करके रखा हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें तो प्लूरिज्म कर क्या रहा है, प्लूरिज्म एक तरह से मतलब एक इंटीग्रेटेड इनपुट क्रिएट कर रहा है, एक यूनिफॉर्म स्टेटस नहीं कर यूनिफॉर्म स्टेटस जो एक तरह से हमारे यहाँ के कल्चर को
डिस्टिंग्विश बना मतलब जो डिमोलिश कर दे उसको हटाता है, डिस्टिंग्विश्ड कल्चर को एग्जिस्ट करवाता है, तो प्लूरिज्म इज समथिंग दैट मेक्स थिंग्स की सेलिब्रेशन का माहौल लेकर के आता है, सेलिब्रेशन फॉर ऑल एट ऑल एवरीवेयर। ओके, फिर बात करते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने देख लिया कि भाई प्लूरिज्म है। मल्टीकल्चरलिज्म को अगर हम बात करें तो मल्टीकल्चरलिज्म को क्या करेंगे, तो मल्टीकल्चरलिज्म इज समथिंग कि भाई हम अपना कल्चर फॉलो कर रहे हैं बट आई एम रिस्पेक्टिंग योर कल्चर एज वेल। ओके, सो मल्टीकल्चरलिज्म को हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हमने रिस्पेक्ट शो करना है, टॉलरेंस शो करना है दूसरे के कल्चर को, एंड वी आर मतलब हम अपने अपने थॉट्स को अलग अलग स्फेयर में लाइफ में असर्ट करने के लिए फ्री है, दैट वी हैव to take and the government is also allowed to take affirmative action. So here what comes the way of secularism, the positive way of secularism जो हम लोग religious pluralism के अंदर देख रहे हैं। ओके, अलग अलग रिलीजन्स के उसमें नेशनल हॉलीडेज होते हैं कि भाई दीपावली में, ईद में, इस तरीके से वी आर गिविंग अ काइंड ऑफ स्पेस टू एवरी ईच एंड एवरी सिटीजन फॉर देयर रिलीजन रिलीजियस इम्प्रेशन, कि वो अपने अपने इम्प्रेशन को छोड़ सके सोसाइटी में। ओके, ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। और ये इतना जरूरी नहीं, बस इतना ही याद रखिए कि भैया हाँ रिलीजन एग्जिस्ट करते हैं, कल्चर एग्जिस्ट करते हैं, कल्चर से डिस्टिंग्विशनेस आती है बिटवीन द टू। देयर आर थिंग्स which get they are distinguished but there are not, we try not to uh, गेट डिफरेंसेज हैपन, कि डिफरेंसेज ना हो उन सबके बीच में, हमने इस तरीके से बैलेंस करके रखा है। क्योंकि रिलीजियस प्लूरलिज्म पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो द क्वेश्चन विल बी अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग वे दैट विल आस्क यू दैट वी आर हैविंग दैट बट वी आर पेइंग फॉर दैट एज वेल इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट वायलेंसेज अराइव। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो यू विल हैव टू से कि हाँ भैया वायलेंसेस होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बट स्टिल वी आर सर्वाइविंग, वी आर लोग तो कह रहे थे कि भाई हम लोग बहुत जल्दी वो कर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, एंड वी आर टैकलिंग ऑल दोज इश्यूज, एंड वी विश दैट वी विल श्योरली बी एबल टू टैकल ऑल ऑफ देम एज अर्ली एज पॉसिबल। इस तरह से हमें एक होप के साथ उसे एंड करना है, क्योंकि होप इज समथिंग दैट मेक्स यू अलाइव, अदरवाइज इवन जो कहते हैं ना सांस लेता हुआ व्यक्ति भी कब डेड होता है ये भी नेवर नो। बाय द वे, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मल्टीलिंगुअल सोसाइटी की। इंडिया को मल्टीलिंगुअल सोसाइटी की अगर बात करें तो भाई मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में आप देखते हो कि कई सारे लिंग्विस्टिक स्टेट भी देखने को मिले, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन भी हुआ। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि किस तरीके से जो लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन आए और मतलब लिंग्विस्टिक स्टेट बने तो उससे किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वो क्वेश्चन आया था, क्या क्या इसने स्ट्रेंथन किया है या फिर वीक कर दिया सोसाइटी, ये क्वेश्चन आता है कि मैं मल्टीलिंगुअल। अभी अभी और भी दिक्कतें, मतलब अगर मान लो कि नागालैंड करें, नागा हम सॉरी नागालैंड अलग ही बता रहे हैं, तो ये बोडोलैंड और एक कम्युनिटी है ना जो कह रही है कि मुझे सेपरेट स्टेट दो, मुझे सेपरेट नेशन दो, ऐसा करके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो ये जो केसेस चल रहे हैं ना, इसमें भी तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी तो इन्वॉल्व है ना, नॉट जस्ट कल्चर बट लैंग्वेज ऑल्सो इज इन्वॉल्व। आई एम शोइंग यू दिस ओनली बिकॉज it will create it let generate our ideas we have already studied a lot। अब ये इंडियन सोसाइटी इज फॉर आर टेस्ट, कि हाँ भाई तुमने पढ़ लिया, अब तुम क्या उसको इंडियन सोसाइटी में लगा के देख सकते हो। ओके, तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ओके, तो आगे बात करते हैं। हमने देखा भाई कि यहाँ पर लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, और हमने देखा कि वो पोटी श्रीरामुलु जो थे उन्होंने फास्ट किया था ऑल दैट, एंड इवन हम लोगों ने यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस जो 8 शेड्यूल में डाली गई वो भी हम लोगों ने देखी। अब अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर 1961 का सेंसस था तो हमारे यहाँ पे 1600 प्लस मेजर लैंग्वेज थी, है ना। और जब 2011 का सेंसस आया था, यहाँ पर 123 आउट ऑफ विच 30 वर स्पोकन बाय मोर देन मिलियन। तो यानी कि यहाँ पर जब हम देख रहे हैं इस जगह पे मल्टी लिंग्विस्टिक में, तो पहले तो हम लोगों ने देखा था कि 1962 लैंग्वेजेस थी, बाद में हमने ये सॉरी 1600 नॉट 1900, 1600 प्लस थी, बाय मिस्टेक लिख दिया मैंने, है ना। वो 1962 में एक्चुअली आई थिंक 61 में सेंसस हुआ था। ओके, तो फिर उसके बाद जब बाद में 2011 में हुआ ना, तो 2011 में क्या हुआ, 2011 में पर्टिकुलरली ये 123 लैंग्वेजेस देखी गई, जिसमें से 30 जो थी वो काफी ज्यादा लोग बोल रहे थे, 30 लैंग्वेजेस वर स्पोकन बाय द मिलियन पीपल।
तो ये चीज हम लोगों ने देखी। तो हमने अब इवन हमने देखा कि कल्चर लॉस हो रहा है, लैंग्वेजेस का लॉस हो रहा है। तो जो पीपल है लिंग्विस्टिक, अगर पीपल लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, तो अभी उन्होंने कितने आइडेंटिफाई करी, 780 लैंग्वेजेस आइडेंटिफाई करी। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बहुत परेशान मत होइए, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि 50 जो है लैंग्वेजेस वो एक्सटिंक्ट हो गई है। तो इफ यू हैव टू टेल अबाउट दी दैट वी आर लूजिंग आवर कल्चर, तो ये आप कह सकते हैं कि सो फार ये जो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया है उसने देखा है कि 50 लैंग्वेजेस हैव गॉन अनट्रेस्ड, तो वो मतलब अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ओके, अभी पास 5 डिकेड में। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा, ये सब डेटा हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि हाँ भैया बड़ी बड़ी दिक्कत की बात है कि देखो लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो रखी हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है आखिरकार, चलो देखते हैं। तो भाई देखो, जब हम लिंग्विस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं एक मतलब आप देखते हो कि जो एक लैंग्वेज होती है, अगर मान लो कि एक लैंग्वेज है, तो मैं कुछ बात करती हूँ तो मेरी लैंग्वेज से आप समझ जाते हो ना कि मैं कहाँ से हूँ, कि मैं यूपी से हूँ, तो आप आसानी से समझ जाते हो। तो भैया यही प्रॉब्लम है, तो देखो ये भैया वाली लैंग्वेज यहीं से होती है ना, यूपी से, तो आप समझ जाते हो कि मैं तो यूपी से हूँ। ऐसे करके कोई तमिलनाडु का बंदा आएगा, वो क्या बोलेगा, आइए तुमको समझ में नहीं आता जी, कि हमारे यहाँ तमिलनाडु में तमिल बोलते हैं, हम हिंदी नहीं बोलेगा जी, हम तो हिंदी नहीं बोलेगा, हमको तमिलनाडु चाहिए, हमें तमिल बोलेगा। तो ऐसे करके वो बोलेगा, तो उनकी उनकी एक्सटेंट आपको समझ में आ जाएगी। तो ऐसे पढ़ाएगा वो। अरे तुम सुनो था जी, बहुत चैलेंज होता, बहुत रीजन रीजन से कनेक्टेड होता, देखो जी, अभी अभी हम तमिल में रही, तो मैं तमिल जैसे बोले तो मैं रीजन रीजन कनेक्टेड रही थी जी। अभी तुम आगे बढ़ता जी, तो तुमको पता चलता कि अभी हम रीजनल पॉलिटिकल, वो जो डीएम के हमारे देश में जो डीएम को परेशान करते रहता है, वो डीएम के हमारे देश की रीजनल पार्टी क्रिएट करता जी। हमारे यहाँ जो नेशनल पार्टी है उसमें कन्फ्लिक्ट होता, जैसे हो जाता जी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता जी। तो ये रीजनलिज्म होता, और पॉलिटिशियन में प्रॉब्लम होता, पॉलिटिकल इश्यूज होता, नेशनल फीलिंग चला जाता हमारा। हम कहता कि हम तमिलनाडु, हम तमिलियन होता, हम इंडियन नहीं होता, हमको लगता नहीं हम इंडियन, क्योंकि हमारा नरेंद्र मोदी जो हमारा है ना, वो क्या हमारा जो मोदी जी है ना, वो तो हिंदी बोले था, वो तो गुजराती बोले था, वो उनको तमिल नहीं आता, हमको नेशनलिज्म फील ही नहीं होता जी। तो वही दिक्कत है। हमको हमको लगता कि हमको तमिलनाडु जी को हमको अलग कर दो, हमको अच्छा लगेगा कि हमको अलग बात करने का, ऐसे करके लगता है उनको। मैं इतना ज्यादा राइम नहीं कर पा रही हूँ, अगर कोई तमिलनाडु से हो ना तो प्लीज ऑफेंड मत हो जाइएगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मतलब अंडरस्टैंड कराने की। तो वही है कि अभी हम बोले तो हमको अलग स्टेट दो, हमको अलग रिकॉग्निशन दो, हमारी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दो, हमको हमको हमारे पास जो बॉर्डर में हम लोग दिक्कत करे क्रिएट कर देना वो खत्म करो, हमको अलग कर दो। वही चीज इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट होते हैं, नेशनल फीलिंग चली जाती है, और फॉर्मेशन ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, और कहीं कहीं पैरोकियलिज्म हो जाता है, जैसे कि मराठी सुप्रीमेसी महाराष्ट्र में, ये सारी चीजें मतलब देखने को मिलता है। अगर आप इवन कर्नाटक का एक मुझे तो दिखा था वीडियो, जहाँ पर एक बिहार का लड़का गया था काम करने, तो उन्होंने बड़े बदतमीजी से उसको ट्रीट किया। तो ये बड़ा खराब चीज है, मतलब ये बहुत बहुत दिक्कत देता है। आप आपको वहाँ पे अपना फील ही नहीं होता है। आपको अगर वहां जाना है तो आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, और बड़ा टफ होता है इतने इतने देर तक उतने उतने अच्छे एक्सेंट में बात कर पाना। इट नीड्स इंटेंस ट्रेनिंग, और ये सिर्फ और सिर्फ किसी ट्रेन पर्सन से हो सकती है। तो ये सारी चीजें मतलब मल्टीलिंगुअल सोसाइटी की दिक्कतें हो जाती हैं, है ना। तो फिर वही चीज है कि अगर आप हिंदी उन पे इम्पोज करने की कोशिश करोगे तो फिर वही दिक्कत आएगी कि भाई कि वो लोग कहेंगे अरे अच्छा अच्छा लैंग्वेज हमारी रीजनल वेरिएशन को खत्म कर रहे हो, हमको खराब कर रहे हो, हमारा ये सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन हम नहीं मानते, हम नहीं मानेंगे कि हम अडाप्ट नहीं करेंगे, नॉन अडाप्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। हम मतलब हम क्या करेंगे, हम कहीं ना कहीं हम इंग्लिश की बात में बात कर लेंगे पर हम हिंदी में बात नहीं करेंगे। ये मल्टीलिंगुअल वाले कहते हैं भैया हम इंग्लिश में बात कर लेंगे पर हम हिंदी बात नहीं करेंगे, चलो जाओ यहाँ से, हिंदी में बात कौन करेगा। और कई सारी मतलब ये होता है कि आप अगर हिंदी करवाते हो तो फिर उसके लिए अलग टूल होने चाहिए, थीम्स होनी चाहिए, वहां पे टूल्स भी थोड़ा सा इंग्लिश के की तरफ टिल्टेड होते हैं, तो इस वजह से, है ना। और वही सब लैंग्वेज और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से मल्टीलिंगुअल सोसाइटी आपने को परेशान करता है जी।
अब मेरे को पता नहीं कि मैं कर्नाटक तमिलनाडु का कहीं चला करूँ। तो ये सारी चीजें ओके। आई होप मतलब मेरी फालतू की एक्टिंग आपको बोर नहीं होगी। आई नो। ओके। तो ये सारी चीजें रीजनल रिलीजियस प्लूरलिज्म को देखा कि किस तरीके से कल्चर, देखिए रिलीजियस प्लूरलिज्म इज समथिंग दैट यू कैन यूज देयर समवेयर। अगर इसमें क्वेश्चन आता है तो इट विल नॉट बी फॉर्म ऑफ कि बस ये डायरेक्ट यही बोलूंगा हो जाएगा कि मल्टीपल रिलीजन्स आर एग्जिस्टिंग इन आवर कंट्री इन वेरियस फॉर्म्स एंड इट and tell analyze what problems and opportunities are created by this। तो इस तरीके से मतलब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके, चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, हमने देख लिया कि भाई हाँ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में इतनी सारी दिक्कतें होती हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब लोग कहते हैं भैया स्टैंडर्डाइज मत करो, हम इंग्लिश ही अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी भी मतलब उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी अलग है और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत होती है। अब हम आगे बात करते हैं स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। आपको सोचिए, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, ट्रांसजेंडर, SC ST और ऐसे ऐसे लोग होते हैं, गवर्नमेंट भी होती है इंडियन सोसाइटी में, मीडिया भी होती है इंडियन सोसाइटी में। क्या स्टेक होल्डर ये लोग नहीं होते? तो बस यही है कि इन सब पर स्टेक होल्डर होते हैं और इन लोगों का अपना एक जगह है। और LGBTQ बताया है ना, विक्टिम्स और सब्सटेंस अब्यूज, ये भी हमारी क्या इंडियन सोसाइटी का पार्ट नहीं होंगे? ये भी इंडियन सोसाइटी का पार्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें बस आपको इतना ही याद रखना है कि भाई LGBTQ का क्या है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, अगर वो स्टेक होल्डर है तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए चैलेंजेस क्या होते हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, कुछ समझाने वाला कुछ इसमें है नहीं। और बस आप ये देख लीजिए कि भाई हाँ मतलब अलग अलग जजमेंट्स और वो करके इसमें इसमें मतलब मैं आई वुड नॉट से कि भाई अलग से रीड करने की जरूरत है ना। डाइवर्सिटी के लिए हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी होती है। स्टेक होल्डर्स में आई वुड से कि आप एक बार देखिएगा और जो भी आर्टिकल आपको लगे कि हाँ ये आर्टिकल वुमेन के लिए, ये आर्टिकल चाइल्ड के लिए, और आपको पता ही है फंडामेंटल राइट DPSP में आपको याद करना है 42 वाला आर्टिकल है ना, चिल्ड्रन के लिए याद करना है 41A जो एजुकेशन वाला है ना। इस तरीके से आपको पता करना है। और फिर LGBTQ के लिए जो 377 का जो अबॉलिशन किया था है ना, और फिर इसके बाद 366 का जो है शेड्यूल ट्राइब का, और 342 है जो उनकी नेशनल कमीशन, ये सारे कुछ आर्टिकल आप याद रखिए, वहाँ पर आप बता सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी रेड पॉलिटी, सो इफ यू हैव रेड दैट सो यूज दैट डेटा आपके लिए बहुत ही। मैं आपको बता दूं इंडियन सोसाइटी इज अ ब्लेंड ऑफ पॉलिटी, सोसाइटी, एवरीथिंग, आई मीन everything will be used here। it is a practicality of all the subjects that we are doing। ओके, तो वही चीज हमको लेकर के आनी है और मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाली। और आगे बढ़ते हैं। चलो, अब बात करते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी की बात करें तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी लाइक ज्योग्राफिकल, रिलीजियस डाइवर्सिटी, लैंग्वेजेस, कल्चरल डाइवर्सिटी, कास्ट डाइवर्सिटी, रेशियल डाइवर्सिटी, ऑल दैट डाइवर्सिटी इज देयर। ओके, तो रेशियल डाइवर्सिटी में कौन कौन से होंगे? भाई रेशियल डाइवर्सिटी में आपको बताया था नेग्रीटो। ओके, नेग्रीटो बताया था, शॉम्पेन बताया था, और मैंने कुछ तरीके भी बताए थे उनको याद रखने के लिए। वो तरीके याद करिए भाई, ऐसे थोड़ी ना चलेगा कि मैं आपको बस बता दूं एंड यू थिंक अबाउट योर इन आपको मैं भूल गई है ना। नेग्रीटो बताया था ना मैंने। ओके, नेग्रीटो कहाँ रहते हैं और नेग्रीटो में कौन कौन से लोग आते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन कहाँ मिलते हैं? अब देखो मेडिटेरेनियन तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कहाँ मिलते हैं। ओके, वेस्ट में मिलते हैं नहीं, साउथ इंडियन मिलते हैं। यही तो कैच था, मेडिटेरेनियन में ही तो कैच था। अब देखो भाई मैं यही इसलिए दिखा रही हूँ, तो चलो अच्छा दिखा दूँ क्या मैं आपको। ये कहाँ 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 की बात करें, हम लोग रेसेस की बात करें तो रेसेस की दिखाती हूँ। देखो, देखिए रेसेस में कि भाई अंगामी, नागास, बगडी, और ये कहाँ के वो तो नगरी तो है, ये राजमहल। ओके, मंगोलाइड भी उधर के ही होंगे, नदर्न एरिया के, क्योंकि मंगोल कहाँ पर है? मंगोलिया। प्रोटोस है साउथ में होंगे, सदर्न इंडिया है ना, सेंट्रल सदर्न इंडिया। मेडिटेरेनियन थोड़ा सा अलग है, मेडिटेरेनियन नॉर्थ वेस्ट की तरफ पड़ता है लेकिन पड़ते ही साउथ में।
नॉर्डिक अपने को पता है, नॉर्डिक उधर से आ रहे हैं, नॉर्थ वेस्टर्न। ओके, तो नॉर्थ वेस्टर्न ही पड़ता है ना नॉर्डिक कंट्रीज का एरिया। बस ये आपको याद रखना है कि ये पर्टिकुलरली है कौन, मतलब कौन कौन सी ट्राइब इसमें रहती है। ओके, अब डाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं, चलो। ना, डाइवर्सिटी लास्ट टॉपिक है इसका, इस वाले चैप्टर का। तो उसके बाद हम लोग का नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब डाइवर्सिटी कौन कौन सी मैंने बताई। डाइवर्सिटी आपको पता होगा कि कितनी तरह की होती है। कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, कास्ट डाइवर्सिटी होती है, रेशियल डाइवर्सिटी होती है, और लिंगुअल डाइवर्सिटी होती है, रिलीजियस डाइवर्सिटी होती है, और वो क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, जोग्राफिकल, वही फिजियोलॉजिकल और जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, वट एवर यू से। ओके, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, आई होप इतना मतलब समझ में आ रहा होगा डाइवर्सिटी इन इंडिया में। फाइन, अभी आगे बात करते हैं। इतना समझ में आ गया। अब ज्योग्राफिकल में क्या लिखेंगे, ज्योग्राफिकल में आप बता दोगे कि भाई कुछ लोग वहाँ पे होते हैं, कुछ लोग पर्टिकुलरली हिमालयन रीजन में होते हैं, कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट इंडियन में होते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कौन से रेशियल ग्रुप के बिलोंग करते हैं। ओके, क्योंकि वास्ट कंट्री है ना हमारे यहाँ पे, बहुत बड़ा 3.2 लाख समथिंग स्क्वायर किलोमीटर का है, स्नोई एरिया में कुछ लोग रहते हैं। तो ऑल दैट यू डू नॉट नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ, मतलब वो आपका एक पॉइंट पे ही क्वेश्चन है। कल्चरल डाइवर्सिटी में यू नो ऑल द कल्चर्स, मैंने बता दिया है। लैंग्वेज में, ओके, तो इंडिया को इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड बोला जाता है लैंग्वेज के लिए, डाइवर्सिटी में। तो लैंग्वेज के लिए बताऊँ मैं वर्ड, बताती हूँ। लैंग्वेज के लिए वर्ड होता है वेरिटेबल टावर ऑफ बैबल। क्या बोलते हैं, वेरिटेबल टावर ऑफ बैबल। ये लिख देती हूँ। वैसे बुक में लिखा हुआ है, चलो मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, दिखा देती हूँ। चलो, ठीक है। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है। लैंग्वेज, लैंग्वेज ये है वेरिटेबल टावर ऑफ बैबल। और ए आर देसाई कहते थे इंडिया प्रेजेंट्स ए स्पेक्टिकल ऑफ म्यूजियम ऑफ टंग्स। अब देख लीजिए कितना बढ़िया वर्ड है, स्पेक्टिकल ऑफ म्यूजियम ऑफ टंग्स इन इंडिया। हर एक स्टेट की खुद की लैंग्वेज है, ये कोई सिर्फ एक्सेंट नहीं है, बट एक डायलेक्ट है ना, जो चेंज हो जाता है रीजन टू रीजन बहुत ज्यादा अच्छे से, है ना। तो ये सारी चीजें। फिर रिलीजियस डाइवर्सिटी का हम लोगों को पता है कि भाई हिंदूज, मुस्लिम्स, मुस्लिम्स आर इंक्रीजिंग, ये सब लोग डराते नहीं, दिस इज मैंने बताया था कम्युनलिज्म क्या है। कम्युनलिज्म इज अ ट्रेड ऑफ पॉलिटिक्स इन द रिलीजन एज पर एनसीईआरटी। ओके, तो वही सारी चीजें। बुद्धिस्ट, जैन, जैन सबसे कम है। ओके, फिर कल्चरल डाइवर्सिटी, इंडिया इज अमंग द मोस्ट डाइवर्स सोसाइटी, हमको पता है, ये सब अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। कल्चरल डाइवर्सिटी में आप अलग अलग कल्चर के नाम लिख सकते हैं, साउथ इंडियन कल्चर, नॉर्थ इंडियन कल्चर। ओके, कल्चर में कुछ रिलीजियस के उनके नाम लिख सकते हैं, बूटा कोला फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल, और प्रयाग संगम, ऐसे एग्जाम्पल लिखना है, यू नीड नॉट टू एक्सप्लेन इट। ओके, एग्जाम्पल के साथ खत्म करिए। कास्ट में स्ट्रेटिफिकेशन है, काफी पिक्यूलियर है लेटर वैदिक पीरियड का, as of as has been there from later Vedic period, racial melting pot of races हमको कहा जाता है। बस इतना समझ में आ गया है, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब आपको बस पता होना चाहिए। एंड यू हैव टू राइट द एग्जांपल। फैक्टर्स कौन कौन से, यूनिटी अमिट, बस वही है, ज्योग्राफिकल फैक्टर है ना, कि पर्टिकुलर फिक्स नेचुरल बॉर्डर है हमारे यहाँ पे, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है कुछ, है ना। स्प्लिट इनटू हिमालयन, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेक्कन प्लेटू, ये सब चीजें करके हम लोग देख सकते हैं अलग है एक तरह से हमारे। ये कहते हैं ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट बीइंग कॉल्ड एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अलग से बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी है हमारी, है ना। हम लोग एक उनको एक सर्टेन फंडामेंटल राइट से उनको हार्नेस करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं, है ना। इंटर स्टेट मोबिलिटी है आर्टिकल 3190, बस इतना ही लिखना है आपको। आपको वहां पे कुछ खास नहीं लिखना है, बस इंटर स्टेट मोबिलिटी डन, खत्म। आर्टिकल 3190 खत्म बात। ओके, फिर आपका रिलीजियस को एग्जिस्टेंस है हमारे यहाँ पे। ओके, क्योंकि आर्टिकल 25-28 थे उसके बारे में बात करता है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस बनाता है, कल्चरल यूनिटी है हमारे यहाँ पे। ओके, जैसे कि सेलिब्रेशन ऑफ रिपब्लिक डे, देख लीजिए, बस डन, खत्म। ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं रीड करना है। आपको पता होगा भाई कल्चरल डाइवर्स यूनिटी कहाँ से नहीं मिलती, लो भैया, ये हमारे जो खान सर दिखाते हो कि हर चीज, हर फेस्टिवल मनाते हैं, है ना, खान सर हर फेस्टिवल मनाते हैं। तो इस तरीके से वो सारी चीजें। ओके, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, तो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में आप बता सकते हो कि कुंभ मेलास। ओके, इमोशनल यूनिटी है यहाँ पर। ओके, पॉपुलैरिटी, है ना, ये एग्जाम्पल डालना है बस, सिर्फ इतना, इतनी चीज इसमें काम की है, और सब बेकार है। जब आप दोबारा से ये करेंगे तो बस इतना आपको, इतना ही पढ़ना है, और सब बेकार है, इतना बस। ये सब इतना जो आपको भीड़ दिख रही है ना, इस भीड़ को हटा देना है, दिस भीड़ इज नॉट नीडेड, लेस इज मोर, रिमेंबर इट।
ओके, अब बात करते हैं थ्रेटन क्या है, कि जो रीजनल एस्पायरेशंस है ना, जो सेपरेट डिमांड ऑफ सेपरेट विदर, बस खत्म। डेवलप डेफिसिट, डेवलपमेंट डेफिसिट है, ओके, जैसे नक्सलिज्म, अंडर डेवलपमेंट रीजन, नक्सलिज्म की वजह से। डिविजिव पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ पे, ओके, पोलराइजिंग पॉलिटिक्स जिसे कह सकते हैं, ओके। फिर एथनिक डाइवर्सिटी, नेटिविज्म का लेना, जैसे कि मणिपुर एथनिक क्लासेस हो रहे हैं अभी, देखो एग्जाम्पल इन्होंने एग्जैक्ट बिल्कुल अभी का दे दिया है, ओके। फिर जोग्राफिकल आइसोलेशन की अगर हम बात करें, तो हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स कुछ जोग्राफिकल आइसोलेशन है, ओके, एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट स्टेट। फिर राइजिंग कम्युनलिज्म है, जैसे कि बाबरी मस्जिद है, राम मंदिर का है, ये सब चीजें जो पंजाब राइट्स, ये सब चीजें, सिख हिंदू डिस्प्यूट, ये सब हो रहा है। और वो जो सेक्रिलेज का केस हो गया था, ये सब चीजें हैं, बस इन्हीं सबको उठाना है। तो इंडिया सोशल फैब्रिक कैन बी इम्प्रूव्ड by upholding values of mutual respect and tolerance, accommodating movement। तो अकोमोडेटिव सोसाइटी याद आ गया मुझे तो मतलब वो अकोमोडेटिव सोसाइटी वाला वर्ड भी नहीं याद आ रहा था, देखो अकोमोडेटिव से वो भी याद आ गया। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस वे और कंप्लीट करना है सारी चीजों को अच्छे से, और रिवीजन करते रहना है, दिस इज द ओनली वे। और फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, ये जितना भी हम लोगों ने ये मार्क कर रखा है, इसको एक पेज में आपको छोटे से पेज में लिखना है, और बस एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, बस उतना ही आपके, यही यही पॉइंट एग्जाम्पल वाला केस आपके मेन पेपर में आएगा। और इसमें कुछ बहुत समझाने वाला मुझे पर्सनली लगता है। अब मैं आपको वही सी चीज बताऊं कि देखो वहां पे कैसा होता है, वहां पे नेग्रिटो रहते हैं, वहां पे मोंगोलॉइड रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, तो सेम थिंग, रिपीटिशन। अब इसमें मैं क्या समझाऊं आपको, बताऊं आप मुझे जरा, क्या समझाऊं मैं। डेवलपमेंटल डेफिसिट, आपको पता है नक्सलिज्म में कितनी दिक्कत आई थी, किस तरीके से लैंड जब डिमार्केशन हुआ था, लैंड को दिया गया था, तो वो कहते हैं ना कि फेलियर ऑफ जो लैंड रीऑर्गेनाइजेशन लोगों ने किया था, वो हो गया दिक्कत वहां पर, ओके। तो बस यही सारी चीजें हैं कि आपको ज्यादातर चीजें पता है, आप काम आता है कि भैया कौन कौन से फैक्टर है। तो डेवलपमेंटल डेफिसिट है, डिविजिव पॉलिटिक्स है, डिविजिव पॉलिटिक्स में आपको पता है पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है, एथनिक डाइवर्सिटी है, जोग्राफिकल आइसोलेशन है, राइजिंग कम्युनलिज्म है, एंड दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू थिंक इन द वे दैट यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। और ये पता है एक ही सूत्र से जाते हैं, और वो होता है, वो सूत्र क्या है, उसे कहते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट। और वेस्टेड इंटरेस्ट भी वो जो है वो स्ट्रिंग्ड वेस्टेड इंटरेस्ट है, इन्वॉल्व, कि भैया पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को में क्या लगता है कि भाई हमारा हम जीत गए, लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, तो शॉर्ट टर्म सोच के वो जीत जाते हैं, और उसके बारे में बात में करेंगे क्या गलत क्या सही, है ना। फिर वो एक दिक्कत। फिर उसके बाद जब पूरे नहीं होते हैं तो जनता भड़कती है, जनता भड़कती है, दंगे करती है, दंगे करती है, लॉस होता है, लॉस होता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो कम्युनलिज्म के लिए एक पॉइंट दहकता हुआ हो जाता है कि अपोजिट पार्टी वो करेगी। फिर इसी तरीके से रीजनल चीजें होती है, तो वही सारी चीजें, मतलब इट इज ऑल कनेक्टेड, यू हैव टू थिंक लाइक अ पिक्चर दैट लाइक अ मूवी, और बस इसे याद कर लेना, दिस इज द ओनली वे दैट यू विल डू बेटर इन योर एग्जामिनेशन। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसी के साथ छोटे छोटे चैप्टर्स में मैं लाख लेकर के आई हूँ। आई होप इतनी सारी चीजें समझ में आपको आ रही होंगी, और बेटर, अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। एंड डू गुड, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, जय जय।